देखिए मैम 98% जितनी भी वास्तु दोष या जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्युबल होती हैं। इतना डरने की बात नहीं है और इतना उसको हैवी वो करना। बट आपका अगर नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम है या किचन है या साउथ वेस्ट में मेन एंट्री है तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, वास्तु किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करता है? वास्तु है क्या? गलत वास्तु किस तरीके से हमारे जीवन में तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न करता है, तो सही वास्तु किस तरीके से हमारे जीवन को खुशहाल बना देता है? आज इसी विषय पर हम आपको जानकारी प्रदान करने वाले हैं, तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। और यह समस्त जानकारी आपको देंगी हमारी बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात करें वास्तु एक्सपर्ट अंशिका पुरी जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत कर लें। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैम, यहाँ पर मैं आपसे बहुत सारी जानकारी तो प्राप्त करना ही चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूँगी कि आपने एक वास्तु एक्सपर्ट बनने की कैसे सोची, और जब ये विचार आपके मन में आया तो यह शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त की? देखिए हमें बचपन से ही वास्तु के हिंट्स तो अपने घरों में दादी नानी सबसे मिलते रहते हैं कि आप सो रहे हो तो आपका साउथ में आपका हेड होना चाहिए, आप खाना खा रहे हो तो आपका ईस्ट फेसिंग होना चाहिए। तो वास्तु के लिए मुझे पता था। बट जैसे ही मेरी मैरिज हुई और मैंने अपने हस्बैंड का रियल एस्टेट का बिजनेस संभाला तो अक्सर क्लाइंट हमसे आकर पूछते थे कि ये जो मैंने घर लिया है इसकी फेसिंग क्या है, इसमें नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम तो नहीं है। तो मुझे लगा कि वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन मैंने ऑनलाइन सर्च किया और मुझे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस के बारे में पता चला। मैंने वहाँ पे एनरोल किया और मैंने उनका डेमो क्लास लिया। मुझे अच्छा लगा। देन मैंने अपने वास्तु का स्टार्ट किया, स्टडी की, और आज आप हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। मैंने अपने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपके सफ़र के बारे में जानकर। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम की और अपने विषय पर चर्चा करते हैं। जैसे कि आप एक वास्तु एक्सपर्ट है और आपने जैसे कि बताया कि बचपन से ना हर कोई यह सुनता ही है कि वास्तु हमारे जीवन को प्रभावित करता है, कुछ चीज़ों का हमेशा हमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन एक नॉर्मल अगर हम इंसानों के लिए बात करना चाहें, हमारे दर्शकों के लिए बात करना चाहें, तो वास्तु के बेसिक पैरामीटर्स क्या है जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं, और वास्तु क्या है, कैसे ये प्रभावित करता है हमारी लाइफ को? इन इजी लैंग्वेज वास्तु में हम डायरेक्शंस की बात करते हैं। तो उसका बेसिक पैरामीटर है वो डायरेक्शंस होते हैं। 16 डायरेक्शन, 32 डायरेक्शन। बट इसको हम थोड़ा इजी कर देते हैं हमारे दर्शकों के लिए। इसको हम 4 डायरेक्शंस के लिए ले लेते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। हर एक डायरेक्शन का अपना एट्रीब्यूट होता है, उनके अपने गुणधर्म होते हैं। बिल्कुल, उनके लॉर्ड्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं और एलिमेंट्स होते हैं। अगर हम उनको समझते हुए उस दिशा को बैलेंस कर लेंगे तो उसका हमें कोई भी बुरा इफेक्ट नहीं आएगा। सब हमें शुभ ही फल मिलेगा। बिल्कुल, इन सिंपल लैंग्वेज। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने हमें बहुत ही सरल शब्दों में समझाया कि वास्तु क्या है और इसके बेसिक जो बातें हैं वो किस तरीके से हमारी लाइफ में वर्क करती है। लेकिन एक सवाल मन में यह आया कि जब वास्तु की बात हो रही है तो ऐसे में वास्तु कंसल्टेंसी हमें कब लेनी चाहिए, एक वास्तु एक्सपर्ट के पास हमें कब पहुंचना चाहिए? क्योंकि अक्सर मन में यह सवाल आता है कि जब हमारा घर बन रहा है तभी हमें एक वास्तु एक्सपर्ट से राय लेनी चाहिए, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि घर बना बनाया होता है वो तब शिफ्ट कर रहे होते हैं, तो हम समझ नहीं पाते कि कब हमें एक वास्तु एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी इस बारे में। देखिए, वास्तु एक्सपर्ट की राय तो आप कभी भी ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बट अगर आप आप कोई खरीद रहे हैं, कोई आप निर्माण कर रहे हैं, या आपने बना बनाए घर लिया है या आप लेना चाहते हैं, अगर आप उसमें पहले ही अगर आप किसी वास्तु एक्सपर्ट की सलाह ले लेंगे तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। वो आपको बता सकते हैं कि ये भूमि आपके लिए शुभ है या अशुभ है। उसके लिए हम लैंड टेस्टिंग करते हैं, सॉइल टेस्टिंग करते हैं। सॉइल टेस्टिंग में लाइक जैसे वी हैव 4 टाइप ऑफ सॉइल्स, ब्राह्मणी, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो अब सबसे अच्छी और सबसे ऑस्पिशियस जो हमारी सॉइल होती है वो ब्राह्मणी होती है, जिसमें हम आराम से अपने घर का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर मैं एक सवाल आपसे ये करना चाहूँगी, जैसे कि आपने 4 तरीके की सॉइल बताई, तो उसमें ब्राह्मणी को ही सबसे शुभ क्यों माना जाता है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल लोगों के लिए यूज़ की जाती है। जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, ब्राह्मणी जो सॉइल है वो एक नॉलेजेबल लोगों के लिए यूज़ की जाती है। क्षत्रिय जो सॉइल होती है वो हमारे वॉरियर्स जो होते हैं, जो भी आर्मी, और उनके लिए शुभ होती है। वैश्य जो हमारे बिजनेस क्लास लोग होते हैं उनके लिए होती है। एंड शूद्र सॉइल एक अल्कोहलिक टेस्ट और उसका ब्लैक
होता है वो नॉन फर्टाइल होती है, तो उसको हम ना ही वो लें तो बहुत अच्छा होगा। ये सारी आपको जानकारियाँ एक वास्तु एक्सपर्ट ही दे सकता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए हमें तो भूमि एक समान ही लगती है, लेकिन यह एक वास्तु एक्सपर्ट ही हमें बता सकते हैं कि कौन सी भूमि का क्या महत्व है और हमारे लिए कौन सी भूमि उचित रहेगी। चलिए, बहुत अच्छे से आपने बताया, हमें समझाया, हमारे दर्शकों को समझाया। यहाँ पर अब मैं एक सवाल करना चाहूँगी, जैसे कि आपने बात की कि भूमि लेने जा रहे हैं, तो भूमि में जब हम एक घर का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले मैं मेन डोर की बात करना चाहूँगी कि हमारा जो घर का मेन डोर होता है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए और कैसा होना चाहिए। देखिए मैम, मेन डोर ना हमारे घर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जहाँ से हमें सबसे अच्छा गुड लक, प्रॉस्पेरिटी, अच्छी हेल्थ और वेल्थ सब मिलती है। तो वो आपका अगर सबसे अच्छी डायरेक्शन में होगा तो वो आपको बहुत शुभ फल देगा। अब हमने एक घर लिया, एक प्लॉट लिया, उस पे हमें ईस्ट की वॉल मिली और हम कहीं पे भी लगा दें, यहाँ पे अच्छा लग रहा है इसलिए हमने मेन डोर लगाया, तो वो ठीक नहीं होगा। बिल्कुल। आप हमेशा ईस्ट की वॉल में, हमारे पास 2 एंट्रीज होती हैं, एक E3 और E4, जयंत और इंद्रदेव की, वो बहुत अच्छी होती है, हमें प्रॉस्पेरिटी देती है, हमें सोशल अटैचमेंट बहुत हाई करती है हमारा, और हमें बहुत गेन्स देती है। तो लाइक ऐसे नॉर्थ में हमारे पास 3 एंट्रीज होती हैं, सोम, भल्लाट और मुखिया की, वेस्ट में वरुण और पुष्पदेव की, साउथ की एंट्री भी अच्छी होती है। लोग डरते हैं कि मेरा साउथ में घर है। मैंने अक्सर सुना है कि लोग जो है साउथ की एंट्री लेने से डरते हैं। इवन मेरे मन में भी ये कहीं ना कहीं डाउट है कि साउथ की जो एंट्री है हमें नहीं लेनी चाहिए, तो इसके बारे में मैं आपसे और गहराई में जानना चाहूंगी। ऐसा नहीं होता है। S12 जहाँ पे बृहस्पति देव है, वहाँ की एंट्री बहुत अच्छी होती है, वो बहुत शुभ फल देती है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल करना चाहूंगी, जैसे आपने जब भूमि की बात की थी तो भूमि में आपने बताया था कि यह भूमि उन लोगों के लिए अच्छी होती है, वो भूमि दूसरे लोगों के लिए अच्छी होती है। तो ऐसे में जब आप मेन गेट की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में जिस तरीके से आपने सभी साइड्स के बारे में बताया, तो कौन से लोगों के लिए कौन सी फेसिंग का घर अच्छा होता है? इसके लिए आप अपनी कुंडली दिखाइए और उसमें जो भी आपका 6th हाउस होता है मून का, उससे ही आपके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से आपको पता चलता है। चलिए, यहाँ पर एक सवाल मन में और आया, आपने कुंडली की बात की, तो इसमें क्या वास्तु और हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है, मतलब जो हम वैदिक ज्योतिष की बात करें, तो दोनों का संबंध है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल है। ऑब्वियसली आप मेन गेट की एंट्री आप अगर अपनी कुंडली से निकलवाएंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा, बट स्टिल ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास सबसे बेस्ट होता है कि जनरल लैंग्वेज में लोग कहते हैं आपका ईस्ट फेसिंग या नॉर्थ फेसिंग घर बहुत अच्छा होता है, वो तो आपने अगर कोई वास्तु एक्सपर्ट लिया तो वो आपको उसके डायरेक्शन प्रॉपरली बता सकता है। चलिए, वैसे तो अभी मन में और सवाल आए, लेकिन उससे पहले सबसे पहले ये सवाल आपसे करना चाहूँगी कि अक्सर ना हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती है, कभी कोई प्रॉब्लम तो कभी कोई प्रॉब्लम, तो क्या यह वास्तु के कारण होती है जो हमारी डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं? जी एक्चुअली बिल्कुल वास्तु के होती है, बट ठीक है, जो बेसिक प्रॉब्लम्स जो वास्तु की जो बहुत कॉमन है, जो हम अपने केस स्टडीज़ में सबसे ज़्यादा देखते हैं, सबसे पहली होती है वो आपकी हेल्थ इश्यूज होते हैं, सेकंड आपका करियर और फाइनेंस होता है, थर्ड आपके रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, और फोर्थ आपके चिल्ड्रन इश्यूज होते हैं। बच्चा बात नहीं मान रहा है, बच्चा लाइक अगर आपका कोई भी हेल्थ इशू है और वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक कोई आपके घर में बीमार है, देन वो अगेन दूसरा हो रहा है, तो आपका नॉर्थ ईस्ट प्रॉब्लम कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका टॉयलेट या किचन है तो वो प्रॉब्लम करता है। सेम अगर आपका फाइनेंस प्रॉब्लम है, आपका करियर प्रॉब्लम कर रहा है, देन आपका नॉर्थ में कोई वास्तु दोष है। मतलब देखिए ना, हर चीज़ जो है वास्तु शास्त्र से जुड़ी हुई है। हम यह समझ नहीं पाते कि जो समस्याएं आ रही हैं वो वास्तु के कारण ही हो सकती है। मतलब अगर हमारे घर का गलत वास्तु है तो तरह तरह की समस्याएं हमारे जीवन में उत्पन्न हो सकती है। मैम, इसको लोग समझते नहीं है। बिल्कुल वो सारी लग्जरीज ले लेंगे लेकिन वो वास्तु नहीं कर पाएंगे घर का। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपको हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ दे रहा है आपकी लाइफ में। वही मैंने दर्शकों को हमारे कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा था कि जहाँ सही वास्तु हमारी लाइफ में खुशियों की भरमार कर सकता है, वहीं गलत वास्तु तरह तरह की समस्याएं भी उत्पन्न कर सकता है। तो बेहतर यही होगा कि हम अपने जीवन में जो है एक वास्तु एक्सपर्ट की राय जरूर ले, परामर्श जरूर ले। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल मैं करना चाहूंगी, जैसे कि आपने बताया कि हमें कंसल्टेंसी कब करनी चाहिए, लेकिन एक तो है कि एक हम मकान बनाने लगे हैं, हमने तब कंसल्ट कर लिया और उन्होंने हमें उस तरीके से डायरेक्शन सब कुछ बता दी और हमारा घर का नक्शा जो है उसी तरीके से प्रिपेयर हो गया। लेकिन
लेकिन कुछ घर ऐसे होते हैं जब हम बना चुके होते हैं और तब हमें पता चलता है अरे नहीं, यहाँ का तो वास्तु खराब है। तो फिर कैसे ठीक किया जा सकता है, क्योंकि एक घर का जब निर्माण हो जाता है तो उसमें तोड़ फोड़ कर पाना थोड़ा असंभव हो जाता है। तो ऐसे में कैसे वास्तु को ठीक किया जा सकता है? देखिए मैम, 98% जितनी भी वास्तु दोष या जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्युबल होती हैं। इतना डरने की बात नहीं है और इतना उसको हैवी वो करने। बट आपका अगर नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम है या किचन है या साउथ वेस्ट में मेन एंट्री है, तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। अगर कोई वास्तु शास्त्र आपको बोल रहा है या कोई भी वास्तु एक्सपर्ट आपको बोल रहा है कि इसका कोई सॉल्यूशन है, तो नहीं, उसका कोई। अदरवाइज हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। बिल्कुल, रेमेडीज हैं। बहुत अच्छे से आपने बताया। आगे चलकर कार्यक्रम में मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि किस तरीके से जो है अगर गलत डायरेक्शन में हमने किचन और वो बना दिया है वॉशरूम, तो किस तरीके से इसे ठीक किया जा सकता है। जैसे कि आपने बताया कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, बट फिर भी एक ना होता है कि हम उस वॉशरूम को बंद कर दें या कुछ छोटी मोटी रेमेडीज तो होती ही बट स्टिल एक दिन आपको उसको हटाना ही पड़ेगा जी। सिर्फ ये 3 चीज़ों की रेमेडीज एक्चुअली नहीं है, बाकी वास्तु के पास सारे सॉल्यूशंस हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से हमें जानकारी प्रदान की, क्योंकि अक्सर हम भ्रमित हो जाते हैं कि हर चीज़ का सॉल्यूशन किया जा सकता है, लेकिन आपने बताया कि अगर गलत डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, एक्चुअली आप देखिए वो जो जगह है नॉर्थ ईस्ट की, वो लॉर्ड शिवा की है। वास्तु पुरुष का वहाँ पे सर आता है। तो अगर आप वहाँ पे वॉशरूम बनाएंगे तो देन जो आपका दिमाग होगा वही आपका मन होगा और वही आपकी जिंदगी का कर्म होगा। मतलब देखिए कि कितना ज्यादा इसका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ सकता है, क्योंकि अगर जैसे आप बता रहे हैं कि वास्तु पुरुष का उस स्थान पर सर होता है और उसी स्थान पर जो है हम सबसे जो है डर्टी चीज बना रहे हैं, तो किस तरीके से वो हमारी लाइफ को प्रभावित कर सकती है। अच्छा, यहाँ पे सवाल करना चाहूंगी कि क्या क्या समस्या हमें आ सकती है अगर नॉर्थ ईस्ट में हमारा वॉशरूम है तो? हेल्थ प्रॉब्लम घर में बहुत सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है आपको अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम है तो। अच्छा, हमने ना अक्सर ये भी सुना है कि जैसे पुराने ज़माने में एक स्पेस को बचाने के लिए हम स्टेयर्स के नीचे वॉशरूम का निर्माण कर देते थे, वो भी गलत है। इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या इस बात में सच्चाई है? जी, स्टेयर्स के नीचे वॉशरूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टेयर्स आपकी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती हैं और स्टेयर्स की भी एक प्रॉपर डायरेक्शन है वास्तु में, जिसको आप साउथ वेस्ट में बना सकते हैं और उसके नीचे वॉशरूम नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। तो जब यहाँ पर हम वॉशरूम की बात कर ही रहे हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण स्थान है अगर, तो किस डायरेक्शन में वॉशरूम होना चाहिए? अगर आप अटैच, आजकल तो अटैच वॉशरूम और टॉयलेट का ही ट्रेंड है और तो नॉर्थ वेस्ट इज द बेस्ट डायरेक्शन। इधर आप सिर्फ नहाने के लिए, अगर आप नहाने का तो आजकल ऐसा नहीं होता है क्योंकि आजकल अटैच कंबाइंड होता है जी, तो आप नॉर्थ वेस्ट यूज कर सकते हैं, आप साउथ वेस्ट भी यूज कर सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे डायरेक्शंस हैं जिनमें आप वॉशरूम अपना निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि हम अब वॉशरूम की बात कर रहे हैं, तो आपने किचन की भी बात की थी थोड़ी देर पहले, तो किचन के बारे में भी जानना चाहूँगी, क्योंकि किचन के बारे में भी मैंने सुना है कि अगर यह गलत स्थान पर बन गई तो तरह तरह की समस्याएं आ सकती है। तो किचन हमारी किस डायरेक्शन में होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए? किचन इज लाइक अ फायर एलिमेंट, जो सबसे ज्यादा आपके किचन में फायर, बार बार आप उसमें जाते हैं, आप उसमें कुछ बनाते हैं, बार बार आपके यहाँ फायर हो रही है। अगर वो नॉर्थ में है तो आपके जितने भी लाइक आपके करियर प्रॉब्लम्स, आपकी जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं, सारी वेस्ट हो जाएंगी। फायर हमारा जो है वो साउथ ईस्ट में है, तो किचन का बेस्ट जो अगर डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट है। बट किचन आप ईस्ट में भी कर सकते हैं, आप साउथ ईस्ट में भी कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छे से आपने हमारे दर्शकों को समझाया कि किचन और वॉशरूम किस स्थान पर होना चाहिए और किस स्थान पर होने से तरह तरह की समस्याएं हमारे जीवन में उत्पन्न हो सकती है। अब इसी के साथ साथ मैं बेडरूम की बात करना चाहूँगी, क्योंकि आपने मेन डोर के बारे में भी हमें बताया था। तो मेन डोर से जब हम थोड़ी अंदर को आते हैं ना, तो बेडरूम की ही बात आती है। तो ऐसे में घर में बहुत सारे लोग होते हैं, हमारी जॉइंट फैमिली अगर है तो घर में ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, पेरेंट्स भी हैं और चिल्ड्रंस भी हैं। तो एक एक करके मैं सबके जो है शयन कक्ष की बात करना चाहूँगी, बेडरूम की बात करना चाहूँगी कि किनका बेडरूम कहाँ होना चाहिए और कैसा होना चाहिए। सबसे पहले ग्रैंड पेरेंट्स की बात करते हैं। देखिए, ग्रैंड पेरेंट्स का अगर आपको बेडरूम है तो आप साउथ में कर सकते हैं। बेसिकली इसमें ऐसे होते हैं, अगर घर पे जो अर्निंग हैंड है, अगर आपके पेरेंट्स अर्निंग हैंड है तो साउथ वेस्ट इज बेस्ट। अगर आप अर्निंग हैंड है तो आपके लिए साउथ वेस्ट बेस्ट है। लोग कहते हैं कि हमारे घर के बड़े इसलिए साउथ वेस्ट दे देते हैं। साउथ वेस्ट आपकी स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। साउथ वेस्ट लाइक की नृत्य कोड है, उसमें जो अर्निंग है आपके घर का वो कोई भी हो,
जो भी अर्निंग हैंड है उसका बेस्ट जो मास्टर बेडरूम है वो साउथ वेस्ट होना चाहिए। पर मैम यहाँ पे एक सवाल मन में उत्पन्न हुआ, जैसे मैं बात करूँ तो आजकल घरों में यह भी देखा जाता है कि घर के जितने मेंबर्स हैं सभी अर्न कर रहे हैं, तो ऐसे में फिर यहाँ किसका बेडरूम होना जो चाहिए? आपके घर में फिर सबसे बड़ा है। ठीक है, अगर घर के जो सबसे बड़े हैं सभी अर्निंग है तो सबसे बड़े जो है उनका आप इस फिर दिशा ऐसे में। डिसाइड कर लो कि जो घर में सबसे बड़े हैं। चलिए, इसी के साथ साथ अब मैं पेरेंट्स की बात करना चाहूँगी कि जो घर के पेरेंट्स हैं उनका बेडरूम कहाँ होना चाहिए? पेरेंट्स लाइक अर्निंग हैंड जो हैं घर के, अर्निंग हैंड के बारे में तो आपने जी, बताया, कई जी। बारी जो है मतलब मैंने जैसे 3 जनरेशन की बात की, ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में बता दिया, जी। मतलब जो अभी हमारे बड़े बुजुर्ग जो हो गए उनके हैं, लिए साउथ फेसिंग और उसके बाद पेरेंट्स की बात आई जो अर्निंग हैंड भी है, और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अर्निंग हैंड हो जाते हैं और पेरेंट्स जो है रिटायर एक टाइम पर हो जाते हैं, तो उनके लिए कहाँ? अगर घर में आपके बड़े जो पेरेंट्स हैं आप उनके लिए तो साउथ का रूम ठीक है, ईस्ट का भी रूम ठीक है, बट अगर आप लाइक अभी आप मैरिड हैं और आप पेरेंट्स हैं तो आपके लिए साउथ वेस्ट इज बेस्ट। आप साउथ वेस्ट, और अगर आप न्यूली मैरिड हैं देन यू कैन गो टू नॉर्थ वेस्ट बेडरूम। चलिए, नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम भी बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर जैसे बच्चों के कमरे की अभी बात हुई, तो अक्सर आजकल यह भी देखा जाता है कि जब घर हमारा बहुत स्पेशियस होता है, यानी कि बहुत अच्छी जगह होती है हमारे घर पे, तो हम बच्चों का स्टडी रूम भी जो है वो अलग से बना देते हैं। तो बच्चों का स्टडी रूम किस डायरेक्शन में होना चाहिए? प्लस इसमें एक क्वेश्चन और ऐड करना चाहूँगी कि कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि घर के जो बड़े हैं यानी अर्निंग हैंड है वो अपना वर्क प्लेस भी जो है स्टडी रूम के अंदर ही बना लेते हैं या स्टडी रूम को ही बना लेते हैं, तो क्या यह ठीक है या अलग अलग होना चाहिए? मैम अगर बच्चे हैं और वो पढ़ रहे हैं तो वेस्ट साउथ वेस्ट सबसे बेस्ट है उनका स्टडी रूम के लिए। बट आजकल हमारे घर बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, हम अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो अगर आपके पास वहाँ पे स्पेस नहीं है तो आप नॉर्थ ईस्ट में भी बना सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट को हम हमेशा माइंड की डायरेक्शन कहते हैं। बच्चे हमेशा उस डायरेक्शन में रहेंगे तो वो बहुत खुश रहेंगे और बहुत क्रिएटिव रहेंगे, और जब भी वो स्टडी के लिए अपने बैठे तो उनका फेस हमेशा ईस्ट की तरफ होना चाहिए। बिल्कुल। अपने बच्चों के स्टडी टेबल को बहुत ज़्यादा क्लटर ना करें कि लाइक उस पे ही आपने बुक्स भी रख दी, उस पे बुक शेल्फ भी कर दी। बुक शेल्फ को एक अलग डायरेक्शन दें और उनको एक अच्छी साफ सुथरी स्टडी टेबल पे आप देखिए, उनका मन बहुत अच्छा लगेगा पढ़ाई में। अब देखिए ना, कितने पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं अरे बच्चा तो पढ़ाई में बहुत अच्छा है बट आजकल इसका मन नहीं लग रहा, तो इसमें हो सकता है कि वास्तु के कारण ही जो है यह समस्या आ रही हो। बिल्कुल, हर डायरेक्शन आपको अपने वो देती है, लाइक उसमें बच्चे डाइवर्ट होते हैं। अब साउथ में बैठे हैं, अगर साउथ में फेस है तो उनको ऑब्वियसली पढ़ने में मन नहीं लगेगा। ईस्ट नॉलेज की है तो आप ईस्ट की तरफ फेस करोगे तो आपका मन अपने आप पढ़ने में लगेगा। बाकी कुछ रेमेडीज होती हैं, अगर आपका बच्चे कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं, उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो आप उसमें वो रेमेडीज कर सकते हैं। बिल्कुल, तो जो हमारे पेरेंट्स अभी कार्यक्रम देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा सुझाव उन्हें मिल गया है कि उन्हें इस समस्या से कैसे बचना चाहिए। कि अक्सर क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स की ना यही समस्या होती है कि हमारे बच्चों का जो है ना पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, लेकिन हो सकता है ये उपाय करने से जो है उनकी यह समस्याएं दूर हो जाए। बच्चों के डाइवर्जेंस बहुत हाई हो गए हैं। बिल्कुल, लैपटॉप्स हैं, फोन है। बिल्कुल। अच्छा, अब इसी के साथ जैसे कि मैंने आपसे सवाल किया था कि जो घर के अर्निंग हैंड हैं उनका वर्क प्लेस कहाँ होना चाहिए? या बेसिकली लोग अपने बेडरूम में ही बना लेते हैं, बट बेडरूम में कभी भी वर्क प्लेस नहीं होना चाहिए। आप बच्चों के स्टडी में कोई डायरेक्शन आप अपने लिए भी देख लीजिए, ईस्ट की तरफ आप भी फेस कर लीजिए, दैट इज गुड। आजकल वर्क फ्रॉम होम बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, या हाइब्रिड हो गया है कि कभी कभी ऑफिस जाना होता है और कई बार वर्क फ्रॉम होम होता है। तो आप नॉर्थ ईस्ट में आप भी अपना वर्क स्टेशन बना सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छे से आपने हमें जानकारी प्रदान की कि घर के किन सदस्यों का कमरा कहाँ होना चाहिए, बच्चों का स्टडी रूम कहाँ होना चाहिए, वर्क प्लेस हमें कहाँ बनाना चाहिए। अब इसी के साथ साथ एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। जब मैंने ग्रैंड पेरेंट्स की बात की ना तो ऑटोमेटिकली मेरे माइंड में ना एक और क्वेश्चन उत्पन्न हुआ, वो मैं अब लेना चाहूँगी आपसे। जब घर के बड़े बुजुर्गों की बात आती है ना तो एक एज के बाद हमारा बीमार होना तो तय है, तो ऐसे में घर में दवाइयाँ कहाँ रखनी चाहिए? क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं ना उनके पास ही सबसे ज़्यादा दवाइयाँ होती है, तो दवाइयों का मैंने अक्सर सुना है कि कहीं पर भी नहीं रख देनी चाहिए, तो दवाइयाँ घर पर कहाँ रखें? बेसिकली आजकल लोग दवाइयों को फ्रिज के ऊपर रख देते हैं। हाँ, इजी अप्रोच, किचन में रख देते हैं, हाउस हेल्प दे देगी। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे आपको अपनी एक मेडिसिन की ड्रॉअर बनानी चाहिए। मेडिसिन हमेशा ही बंद में रखनी चाहिए, वो ऐसे आपको डाइनिंग टेबल पे या अपने बेडरूम में बेड के साइड पे तो कभी नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि वो हम ना थोड़ा इजी समझ लेते हैं कि अरे उठते सार हम यहाँ पर उठा लेंगे मेडिसिन, या किचन में रख लेते हैं तो कि हमें
हमें ध्यान रहेगा मेडिसिन खाना, लेकिन आपने बताया कि यह बहुत गलत है। ये है। चलिए, बहुत अच्छे से आपने समझाया कि मेडिसिन भी कहाँ रखनी चाहिए। अब इसी के साथ चलिए, ये तो हमने बात कर ली घर के बनावट की कि किस तरीके से किस दिशा में हमारा कमरा होना चाहिए, लेकिन फिर बात आती है घर की डेकोरेशन की। तो घर की डेकोरेशन कैसे होनी चाहिए? अगर हम घर के बड़े बुजुर्गों के कमरे की बात करें तो उनका कमरा किस तरीके का होना चाहिए, मतलब डेकोरेशन कैसी होनी चाहिए? देखिए, आपका रूम जिस भी दिशा में है उसके जो भी कलर्स हैं बहुत ही लाइट शेड आप अपने रूम में यूज करें, या अगर आपको कुछ कलर पसंद नहीं है तो बेस्ट है ऑफ वाइट। आप अपनी बेडशीट्स कलर की चेंज कर सकते हैं। लाइक अभी आप बड़े बुजुर्ग की बात करें तो उनके लिए वाइट कलर इज बेस्ट, और उनको मेडिटेशन करना है तो लेमन येलो इज अ वेरी गुड कलर, आप वो यूज कर सकते हैं। ओवरऑल आप जिस भी डायरेक्शन में है, जिस भी रूम का डायरेक्शन है आपका, आप उसके कोई भी लाइट शेड्स ले सकते हैं अपने रूम के। चलिए, बहुत अच्छे से आपने समझाया। इसी के साथ साथ मैं बात करना चाहूँगी घर का जो अर्निंग हैंड है, हमारे जो न्यूली मैरिड भी कह सकते हैं हम उन्हें, तो उनके कमरे में सजावट कैसी होनी चाहिए? या उनका एक्चुअली आपने रूम के लिए मैंने भी आपको बताया साउथ वेस्ट का रूम होना चाहिए, तो दैट इज टाइप ऑफ स्टेबिलिटी। बट स्टेबिलिटी इन सेंस कि वो अर्निंग हैंड है, उनको अपॉर्चुनिटीज भी चाहिए, उनको स्टेबल भी रहना है, एंड इफ यू आर द मैरिड देन आपको रोमांटिक भी रहना है। सो आप उसकी अपनी बेडशीट्स यूज कर सकते हैं। आप पिंक कलर की बेडशीट्स यूज करिए, ब्लू करिए, येलो करिए, ब्लू बहुत अच्छा कलर होता है। एंड आपको आपने साउथ वेस्ट के रूम में है तो वहाँ पे हमेशा मड रिलेटेड कलर, जो सॉइल कलर्स होते हैं, वही यूज करने चाहिए। आपका टीवी सही डायरेक्शन में होना चाहिए, ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। जब भी आप सो रहे हैं आपका हेड साउथ में होना चाहिए। आपका एसी या जो भी है वो आपके वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। मतलब देखिए, हर चीज़ कितनी ध्यान देने वाली है, लेकिन हम देते नहीं है, और इसी के कारण जो है तरह तरह की समस्या उत्पन्न हो जाती है। हीटर्स हैं तो वो साउथ ईस्ट में होने चाहिए क्योंकि वो फायर रिप्रेजेंट करते हैं। एवरीथिंग बहुत हैवी कबर्ड्स हैं तो वो साउथ वेस्ट या साउथ डायरेक्शन या वेस्ट डायरेक्शंस में यूज होनी चाहिए। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। इसी के साथ साथ अब बच्चों के कमरे की भी बात करना चाहूँगी कि बच्चों के कमरे को किस तरीके से डेकोरेट करना चाहिए। बच्चों के कमरे को आप बहुत ही सिंपल रखें। उनके अवार्ड्स वगैरह उनके स्टडी में ही आप डिस्प्ले करिए, वो ज़्यादा अच्छा है। उनके रूम में टीवी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो ऑब्वियसली बहुत डाइवर्ट होते हैं। उनका बेड एक प्रॉपर डायरेक्शन में होना चाहिए। उनका हेड हमेशा सोते टाइम ईस्ट की तरफ होना चाहिए। आप स्काई ब्लू कलर, लाइट पिंक कलर, बट डिपेंड ऑन कि वो किस डायरेक्शन में है। अगर आप नॉर्थ वेस्ट का कमरा अपने बच्चे को दे रहे हैं देन गो फॉर वाइट कलर। चलिए, बहुत अच्छे से आपने समझाया। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगी कि आजकल ना मिरर्स का बहुत ट्रेंड चल रहा है। घर की डेकोरेशन मिरर से बहुत की जाती है, तो और अक्सर मैंने यह भी सुना है कि मिरर्स का भी एक सुनिश्चित एक स्थान होता है, हम कहीं पर भी मिरर्स नहीं लगा सकते, लेकिन घर की सजावट में जब मिरर्स उपयोग होते हैं तो वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो मिरर्स के द्वारा जो डेकोरेशन होती है वो ठीक है या नहीं, और अगर नहीं तो क्यों, और अगर हाँ तो कैसे? नहीं, मिरर्स बहुत खूबसूरत चीज़ है, वो आपके घर में ज़रूर होना चाहिए, लेकिन उसके लिए एक डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन आपके वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, तो मिरर्स हमेशा आपके नॉर्थ में या ईस्ट में भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट आपको अपने घर को डेकोरेट करना है, आपके लिविंग एरिया को डेकोरेट करना है, तो बेटर गो फॉर वेस्ट नॉर्थ वॉल। नॉर्थ वॉल इज़ द बेस्ट आपके मिरर्स के लिए। यहाँ पर अभी आपने बहुत अच्छे से बताया कि मिरर्स की डेकोरेशन किस तरीके से हो सकती है। अब डेकोरेशन की जब बात आ रही है ना, तो आजकल प्लांट्स से भी बहुत ज़्यादा प्रचलन चल रहा है कि प्लांट्स के ज़रिए जो है हम डेकोरेशन करते हैं घर की। तो ऐसे में मैं आपसे यह जानना चाहूँगी कि क्या प्लांट्स के ज़रिए भी हम डेकोरेशन कर सकते हैं घर की, यह सही है वास्तु के अकॉर्डिंग, और अगर नहीं तो प्लांट्स का उचित स्थान क्या होना चाहिए? देखिए, प्लांट्स तो बहुत अच्छे हैं घर के लिए। ऑब्वियसली वो ऑक्सीजन, इंडोर प्लांट्स तो ऑक्सीजन देते हैं, और हमारे यहाँ आजकल ऑक्सीजन की बहुत कमी है। तो आप प्लांट्स तो ज़रूर यूज़ करिए। बहुत ही ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं। आप घर में अपने साउथ ईस्ट में अपना स्नेक प्लांट यूज़ कर सकते हैं। साउथ ईस्ट में आप मनी प्लांट यूज़ कर सकते हैं इंडोर। और अदरवाइज आपको अपने कोई बड़े प्लांट्स रखने हैं कुछ भी, तो आप ईस्ट में रख सकते हैं। ईस्ट इज़ अ डायरेक्शन ऑफ एयर, तो आपको कुछ भी प्लांट्स के रिगार्डिंग कुछ भी डेकोरेशन करना है तो आपकी ईस्ट बालकनी है, या इंडोर भी आप ईस्ट की तरफ प्लांट्स रख सकते हैं। घर के एंट्रेंस में भी रखे जाते हैं। बिल्कुल, अगर आपके ईस्ट का एंट्रेंस है तो आप उसको प्लांट से सजाइए। चलिए, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया कि प्लांट्स को कहाँ रखना चाहिए। अब यहाँ पर कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे कुछ वास्तु टिप्स लेना चाहूँगी हमारे दर्शकों के लिए, जिसे हर कोई अपना सकता है सरलतापूर्वक। जी,
सबसे बेस्ट वास्तु टिप है घर के लिए, अगर आपको कुछ भी नहीं पता और आपको कोई भी वास्तु प्रॉब्लम आ रही है तो आप सी सॉल्ट बाउल्स में, क्रिस्टल बाउल में रखकर आप अपने वॉशरूम्स में रख दीजिए, या जो भी डायरेक्शन आप अपने मेन गेट के ऊपर रख सकते हैं, आप अपने रूम्स में रख सकते हैं, आप अपने किचन में भी रख सकते हैं। द बेस्ट टिप। चलिए, बहुत अच्छे से आपने हमारे दर्शकों को विशेष टिप भी बता दी है जिसे हर कोई बहुत सरलता से अपना सकता है। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम।